तो आज का टॉपिक है व्हाट इज लव। प्रेम क्या है, प्यार क्या है, व्हाट इज लव। ये पार्ट वन बना रहा हूं मैं इस पर। पार्ट वन क्यों है, आखिरी में आपको पता चल जाएगा कि मैं इस टॉपिक का पार्ट वन क्यों बना रहा हूं। ये जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, हर किसी के लाइफ में ये घटित होता है, हर किसी के लाइफ में ये होता है। अक्सर हम लव जो शब्द है, प्रेम जो शब्द है, उसको किसी अपोजिट जेंडर वाले के साथ जोड़ देते हैं। ज़्यादातर अपोजिट जेंडर वाले के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है प्यार के बारे में वो एक डायरेक्शनल है, सेक्सुअल डायरेक्शनल है कि जब भी प्यार की बात हो रही है तो उसमें जरूर ही एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। ठीक है, ये हमारे समाज का जो गठन है, हमारे सोचने की जितनी काबिलियत है, उस हिसाब से हम प्यार को सोचते हैं। और प्यार की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। मेरा जो खुद का अनुभव रहा है इस शब्द के लेकर या इस एहसास को लेकर, काफी अनूठा रहा है, काफी अलग तरीके से रहा है और ज्यादातर एक तरफा ही रहा है। तो ये जो शब्द है, मैं अपने जीवन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मूवीज के थ्रू। कोई मूवी देखो, हम भारतीय संस्कृति में ये जो प्यार शब्द है कहाँ से आता है? मूवी देखकर ही आता है, मूवी से ही आता है। एक नायक एक नायिका के साथ प्रेम करता है, एक नायिका एक नायक के साथ प्रेम करती है, तो उसी को देखकर हमारे अंदर आता है। तो हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो सोचने समझने की काबिलियत है, वो ज्यादातर मूवीज से इंस्पायर होती है। तो मेरे दिमाग में भी ये शब्द और ये फिलॉसफी, प्यार की जो फिलॉसफी है, वो मूवीज से ही आई। और प्यार की जो झलक है मेरे लाइफ में, मैं जब 9 साल का था तब एक अलग तरीके से एहसास शुरू हुआ। हालांकि वो प्यार था या नहीं था, ये समय निर्धारित करता है। आपके साथ जो बचपन में होता है, आपके साथ जो जवानी में होता है, आपके साथ जो मिडिल एज में होता है और आपके साथ जो बुढ़ापे में होता है, अवस्था के साथ साथ आपकी परिभाषाएं बदलती जाती हैं। तो मेरा जब एहसास था, मुझे याद है एग्जाम चल रहा था मेरा, क्लास 2 का एग्जाम चल रहा था, मैं क्लास 2 में था। क्लास 2 का एग्जाम चल रहा था और मैं बैठकर पढ़ रहा था। एग्जाम से पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ रहा था और जस्ट सामने मेरे स्कूल में ही एक इमली का पेड़ है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, इमली का पेड़ है, वहीं पे मतलब मेरी प्रेमिका, या मैं जिसे प्रेमिका के तौर पर स्थापित करना चाहता हूँ या किया मैंने, वो बैठी थी। फर्स्ट साइट है, जस्ट देखा, पहली बार देखा और आकर्षित हो गया। बहुत खूबसूरत लड़की थी। और क्लास 2 में मैं पास हुआ, हालांकि, और वो क्लास 3 में फेल हुई। वो क्लास 3 में थी और मैं क्लास 2 में था। क्लास 3 में वो फेल हुई और मैं क्लास 2 से पास होकर 3 में गया। संयोग हुआ कुछ नहीं है, ये हुआ, ठीक है। और एक अलग तरीके से आकर्षण बढ़ता गया। स्टोरीज हैं उसके बाद मतलब एक तरफा ही रहा। ये जो दौर है एक तरफा ही रहा। 4-5 तक चला। 5 के बाद पार्टवेज, वो कहाँ हम कहाँ। उसके बाद डिप्रेशन का दौर है, अलग अलग तरीके के दौर है। ये लव एट फर्स्ट साइट जो था मेरे साथ, जो भी घटित हुआ, क्या वो प्यार था? क्या होता वो लड़की अगर खूबसूरत नहीं होती, उसकी आवाज सुरीली नहीं होती, तो क्या मैं उससे प्यार कर पाता? यहाँ एक कंडीशन बन रहा है ना, प्यार पे एक कंडीशन बन रहा है। लड़की खूबसूरत है,
उसकी आवाज सुरीली है, क्लास के सारे लड़के उस पर मरते हैं तो मैं भी मर गया, तो क्या ये प्यार था? इस सवाल का दायरा है। सवाल खत्म नहीं हुआ। अगर आप विद्वानों को पढ़ेंगे तो मैंने कुछ दिन पहले इस विषय पर एक लेख लिखा था मैंने, और उस लेख का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैं ब्लॉग पे लिखा था, तो उस पे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, प्लूटो हैं, रूमी हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। इन लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे कि रविन्द्रनाथ कहते हैं कि लव इज एन एंडलेस मिस्ट्री फॉर इट हैज नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन इट। लव एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समझा सकें। लव इज व्हेन द सोल स्टार्ट्स टू सिंग एंड द फ्लावर्स ऑफ योर लाइफ ब्लूम ऑन देयर ओन। प्यार वो है जिसमें आपकी आत्मा जो है गाने लगती है, नृत्य करने लगती है, एंड द फ्लावर्स ऑफ योर लाइफ ब्लूम, और आपकी जो लाइफ का जो फूल है या जो खुशी है, आपका जो सुखद अनुभव है, वो प्रफुल्लित होने लगता है। फिर आगे वो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, लव डज नॉट क्लेम पोजीशन बट गिव्स फ्रीडम। प्यार जो है पोजीशन को क्लेम नहीं करता है। जैसे आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसके मतलब कि पूरी जिंदगी पे उसकी लिबर्टी पे आप चढ़ बैठते हैं, आप उस पर क्लेम कर लेते हैं कि आपको प्यार मुझे से करना है और कहीं भटकना नहीं है। तो ये जो पोजीशन है इसको डिनाई करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इस पोजीशन को डिनाई करते हैं। तो बोलते हैं कि प्यार वो है जो स्वतंत्रता दे, पोजीशन को क्लेम ना करे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना यह है प्रेम पर। और प्लेटो कहते हैं लव इज अ सीरियस मेंटल डिजीज। मेरे को लगता है शायद मैं प्लूटो कभी प्यार में पढ़े नहीं होंगे, या पढ़े होंगे तो उनका ऐसा दुखद अनुभव होगा कि वो उस चीज को कह ही दी कि लव इज अ सीरियस मेंटल डिजीज बोल कर निकल गए। जिस तरह से हमारे अंदर कुछ गलत भावनाएं आती हैं या हमारे अंदर कुछ गलत भावनाएं मतलब कि गंदगियां हमारे दिमाग में भर जाती है तो हम क्या कहते हैं, शैतान है। क्या एक्चुअली शैतान है या हम ही हैं वो? तो वही सब चीज है, एक एक्सक्यूज देखकर आगे निकल जाना। लव इज अ ह्यूजली पावर फोर्स इन ह्यूमन लाइफ्स, one that has the potential to go astray and make people absolutely miserable। तो इनका जो है ना, ये प्लूटो का जो फीलिंग है प्यार के ऊपर, वो एक नेगेटिव फ्रेज में चल रहा है। लव इज ए ह्यूजली पावरफुल फोर्स इन ह्यूमन लाइफ्स, बहुत ही ताकतवर फोर्स है आदमी मतलब कि ह्यूमन लाइफ्स के अंदर। वन दैट हैज द पोटेंशियल टू गो आस्ट्रे, मतलब कि वन दैट हैज द पोटेंशियल टू गो आस्ट्रे, उस एक ऐसा फोर्स है जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो कहीं भटक सकता है, एंड मेक पीपल एब्सोल्युटली मिजरेबल, और एक व्यक्ति को ऐसा बना सकता है जो एकदम रहस्यमयी हो जाएगा, एक समझने लायक नहीं होगा। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं इसमें। आप लोग देखे होंगे मजनू, रांझा, ये जो बात कहते हैं, ये लोग जो और कुछ एक तरफा प्यार बनते हैं जो अपनी लाइफ को इसलिए छोड़ देते हैं कि सामने वाले के साथ मेरा क्या बोलते हैं, उनका क्या बोलते हैं, प्रेम एक अल्टीमेट स्थिति पे नहीं पहुंचा, या एक प्रेम क्या बोलते हैं, सक्सेस नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जिंदगी भर मेरी जिंदगी तेरे नाम आया था ना सलमान खान का, तो जिंदगी तेरे नाम कह देते हैं। तो इसमें भी अगर सवाल उठाएंगे आप, जिंदगी तेरे नाम, जो सामने जिसके लिए आप जिंदगी तेरे नाम कर रहे हैं वो तो किसी और के साथ नाम कर रही है या नाम कर रहा है। आप एक्चुअली किसी के नाम नहीं कर रहे हैं जिंदगी, आप अपनी मेमोरी से उबर नहीं पा रहे हैं, आप अपनी मेमोरी के गुलाम हो गए हैं। आपने जो वो समय को जिया है अपनी लाइफ में, उस चीज से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपनी उस मेमोरी को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं और उसी भावनाओं में जीना चाह रहे हैं। ये तेरे नाम मेरे नाम कुछ नहीं होता है। प्यार में तेरे नाम मेरे नाम कुछ नहीं होता है।
और अगर वो एक अल्टीमेट स्थिति है, मतलब कि अगर वो उस चीज को पोजेस नहीं कर पाए या उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, तो वो आपका एक ऊर्जा का अलग तरफ बहाव है। आप उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप हट जा रहे हैं उस चीज से, उस चीज के खिलाफ जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो दोबारा घटित ना हो, या आप डर गए हैं इस चीज से कि दोबारा मेरे साथ घटित ना हो। आप उस मेमोरी को बेयर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपने कह दिया जिंदगी तेरे नाम, है ना। सोचिए अगर वो मेमोरी ही नहीं होती, जिस लड़की के लिए आपने जिंदगी तेरे नाम किया है, वो लड़की ही नहीं होती आपके लाइफ में, वो हिस्सा निकाल दिया जाए आपकी मेमोरी से, उस हिस्से को निकाल दिया जाए, तो प्यार कहाँ जाएगा आपका? कौन सा तेरे नाम होगा? सोचने वाली बात है। फिर आते हैं रूमी। रूमी एक अलग ही तरीके के हैं। उनका जो प्यार है वो आध्यात्मिक प्यार है, वो ईश्वर को लेकर प्यार। इस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, ईश्वरीय प्यार को लेकर। लव इज द सोल्स लाइट, जो आत्मा का प्रकाश है, रूमी कहते हैं। लव द ओनली द सोल नो व्हाट इज लव, सिर्फ आत्मा को ही पता है कि प्यार क्या है। तो ये जिस्म क्या है? सिर्फ आत्मा को ही पता है कि प्यार क्या है, तो जिस्म क्या है? फिर जॉन डन और एंड्रयू मार्मल को ले आऊंगा, तो फिर रूमी जी वाली बात रहस्यमयी हो जाएगी। लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग, प्यार आपके और पूरी संसार के बीच की एक ब्रिज है जो जोड़ती। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही अलग तरीके से आते हैं। लव इज बेटर टीचर देन ड्यूटी, प्यार एक बेहतर शिक्षक है कर्तव्य से बेहतर टीचर है। इन सभी विद्वानों के बाद एक ऐसे विद्वान का नाम, जिनका नाम ओशो है। इसी टॉपिक पर रिसर्च करते हुए मैं जब ओशो को सुना, तो मतलब कि ये जो इतने सारे विद्वान हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, मैं रूमी का जिक्र किया, उसके बाद प्लेटो का जिक्र किया, उसके बाद आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र किया, इन सभी का अमालगामेशन करके जो उन्होंने जो जिस्ट तैयार हुआ, वो ओशो का वक्तव्य है। ओशो कहते हैं कि प्यार जो है 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज में होता है। पहला शारीरिक तौर पे होता है, जो शरीर के तल पे होता है। दूसरा मन के तल पे होता है, मतलब कि भावनात्मक होता है। और तीसरा जो होता है, उसका कोई तल ही नहीं होता है, वो रीजनलेस होता है। वो प्यार होता है मीराबाई का जैसे प्यार था, राबिया बसरी का जैसे प्यार था, रूमी के बारे में रूमी जो बोल रहे थे, रूमी का जो प्यार था, आत्मा वाला प्यार, वो होता है 3rd%। मतलब ओशो कहते हैं कि फर्स्ट फॉलिंग इन लव, आप किसी के प्यार में पड़ते हैं, फिर फॉलिंग इन लव, फिर बीइंग इन लव। सेकेंड स्टेज होता है बीइंग इन लव, फिर 3rd होता है बीइंग लव, आप प्रेमी हो जाते हैं। इस चीज को ओशो ने जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, शायद मैं ना कर पाऊं। उस एक्सप्लेनेशन का एक छोटा सा वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको सुनिएगा। पहले होता है फॉलिंग इन लव, जो हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, उसके बिना जी नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पाएंगे, मतलब कि उसी के गुलाम हो जाते हैं, उसकी भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं। दूसरा होता है बीइंग इन लव, एक ऐसा प्यार जहां पे पूर्ण स्वतंत्रता होती है, किसी से मतलब कि कोई बंधन नहीं होता है कि नहीं तुमको मुझे से प्यार करना होगा या मेरे साथ रहना होगा, मैं जब बोलूंगा तब उठना होगा, मैं जब बोलूंगा तब बैठना होगा, ऐसा नहीं। सेकेंड स्टेज होता है जहां पे कोई बंधन नहीं होता है, एक भावनात्मक हो जाता है, जब दो व्यक्ति अपनी मर्जी से आते हैं, मिलते हैं और मर्जी नहीं होती, दोनों की मर्जी नहीं होती, तो नहीं मतलब कि वो उनकी मुलाकात नहीं होती या उनमें प्रेम प्रसंग नहीं होता। 3rd स्टेज होता है, थर्ड जो स्टेज है, वो उसके लिए किसी 2 व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। फॉलिंग इन लव, बीइंग इन लव, बीइंग लव, आप खुद ही प्रेम हो जाते हैं।
जब आप खुद प्रेम हो जाते हैं तो आपका प्रेम जो है वो किसी रीजन के दायरे में नहीं रह जाता, उसके लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद प्रेम हो जाते हैं तो आप हर मनुष्य जाति से आपको प्रेम, आपके दुश्मन हो, आपके दोस्त हो, वो भी आपके लिए प्रेम हो जाते हैं। ऐसे ये स्टेज बाय स्टेज है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब इस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग एक ही अनुभव पे रुक जाते हैं, उनके साथ कोई ने किसी ने डिच कर दिया या कोई उसको फिजिकल लेवल पे कुछ अनाप शनाप कर देता है या उसकी भावनाओं को रोक देता है, तो वो लोग उसी भावनाओं में वही दो स्टेज में घूमते फिरते रहते हैं। कुछ लोग पहले ही स्टेज में फंसे रहते हैं, दूसरे स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है, इसी में घूमते रहते हैं, उसी मेमोरी को, उसी संगीत से, गाने से, शराब से, सिगरेट से वो लोग उसी भावनाओं में, उसी मेमोरी को बार बार भुलाने की कोशिश करते हैं और उसी मेमोरी में बार बार चले आते हैं। आप कोई नशा करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उस मेमोरी से भाग जाएंगे। एक बार जो उस मेमोरी में रिटर्न हो गया, आपके मेमोरी में लिखा जा चुका, उसको आप मिटा नहीं सकते। इंडियन फिलोसफी में कहा जाता है कि आप पिछले जन्म की बातें नहीं मिटा सकते, तो आप इस जन्म की बातें कैसे मिटा लेंगे। शराब पी के हम लोग सोचते हैं कि उस मेमोरी को भूल जाएंगे, या कोई मूवी देख के सोचते हैं कि हम उस मेमोरी को भूल जाएंगे। वो मेमोरी आपके साथ रहेगी जिंदगी भर, जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आप उस चीज से भाग नहीं सकते। हाँ, आप उस मेमोरी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड में जाएंगे और सेकंड से थर्ड पे जाएंगे। जब आप खुद प्रेम हो जाएंगे, प्रकृति आपके लिए प्रेम हो जाएगी। जिस प्रेम की बात गांधी जी भी करते हैं, गांधी जी को समझने वाले लोग नहीं है, वो अपने दुश्मन से भी प्रेम करते हैं, वो प्रेम। हालांकि ये जो सारी बातें हैं, ये जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगी तब तक आपको खुद विश्वास नहीं होगा। ये फ्लारी फ्रूटी जो बातें मैं कह के निकल गया, ये जो बातें मैं कह दिया, ओशो के बारे, ओशो ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जो भी है ये बातें जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करते, अपने अनुभव से सिद्ध नहीं करते, तब तक आप उस चीज को नहीं जान पाइएगा। इसीलिए मैं आज भी एक ही लाइन पे आकर रुक जाता हूं इस रिसर्च पे कि लव इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी ऑफ एन, लिख लीजिए, लव इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी ऑफ एन ओपन बुक ऑफ एक्सपीरियंस। प्यार कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी किताब है जो आपके अनुभव द्वारा लिखी जाती है। आप जैसे जैसे उस चीज को अनुभव करेंगे, आपकी प्रेम की परिभाषाएं बनती जाएगी। आप एक अलग अलग परिभाषाएं लिखते जाएंगे। जब तक आप अनुभव करेंगे, आप अनुभव को रोक देंगे तो आप प्रेम को नहीं समझ पाइएगा। आप आत्महत्या कर लेंगे तो फिर भी आप प्रेम को नहीं समझ पाइएगा। उस चीज को जानना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आप फॉलिंग इन लव से बीइंग इन लव होंगे और बीइंग इन लव से बीइंग लव होंगे। जो आत्मा का प्रेम जिसके बारे में रूमी कह रहे हैं, जिस चीज को वो एक्सप्लेन करते हैं।